की, आगे की इसलिए लगाया ताकि आपको याद रहे कि कारक चिन्ह की वजह से होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो घोड़ों। मान लो यहाँ पे अगर ऐसा आए कि शब्द दिया हो कि घोड़े की पूंछ, तो आप उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, घोड़ों की पूंछ, ठीक है। इस तरह से जैसे शब्द दिया है गधा, तो ये क्या है, पुल्लिंग संज्ञा है हमारी, इसका हम निर्विभक्ति रूप बनाते हैं तो गधे बनाते हैं, लेकिन सविभक्ति रूप क्या बनेगा, गधों, ठीक है, कारक चिन्ह के साथ। ऐसे ही शब्द हो गया लड़का, ऐसे ही शब्द हो गया भक्त, ये तीनों तो एक जैसे उदाहरण हो गए आकारांत पुल्लिंग वाले। ये हो गया भक्त, ये एकारांत है, पुल्लिंग संज्ञा ही है, तो पुल्लिंग संज्ञा का एक वचन जो निर्विभक्ति रूप बनाया तो भक्त का भक्ति रहेगा एकारांत में, लेकिन इसका जब सविभक्ति बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, भक्तों, यानी वहां पे हो जाएगा। इसी तरह से स्त्री, स्त्री का जैसे ही हम बनाएंगे निर्विभक्ति रूप तो स्त्रियां हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा, लेकिन जब हम इसका सविभक्ति रूप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रियों। इसी तरह से अध्यापिका, तो अध्यापिकाएं हो जाएगा निर्विभक्ति रूप, लेकिन जैसे ही अध्यापिका का हम सविभक्ति बनाते हैं तो क्या हो जाता है, अध्यापिकाओं। अब सवाल उठता है कि मैम जब आपने ये सारी चीज बताई तो ये भी बताइए ना कि फिर ओं का प्रयोग किसके साथ होगा, यों का किसके साथ होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ओं का कब होगा और यों का कब होगा। तो इसमें भी ये भी आपके लिए आसान है, ये भी आप देख सकते हैं। यदि आपकी संज्ञा इकारांत है, ठीक है, इकारांत संज्ञा है, तो आप प्रयोग करेंगे यों का, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, यों का। इसके अलावा जो कुछ भी बचेगा सबके साथ किसका प्रयोग होगा, ओं का, ठीक है। इसको छोड़कर फिर किसका प्रयोग होगा, ओं का। बताओ इसमें कुछ मुश्किल, ये 1 सेकंड का था, निर्विभक्ति रूप ही आपको समझना है। तो अब आपको ये बात पता चल गया कि लड़का का बहुवचन लड़के और लड़कों किस तरह से हुआ, लड़के है उसका निर्विभक्ति रूप और लड़के है उसका, लड़कों है उसका सविभक्ति रूप। अब आपकी परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाएगा, जब कभी प्रश्न होगा, तो आपको कैसे पहचानना होगा कि हमें इसका उत्तर सविभक्ति रूप देना है या इसका निर्विभक्ति रूप देना है। तो आपको पढ़ना है प्रश्न। अगर प्रश्न ने आपसे कहा है ये शब्द लिखकर कि लड़का का बहुवचन बताइए, अब लड़का शब्द के साथ कोई कारक चिन्ह लगाया क्या, नहीं है, बिल्कुल साधारण सा है, तो आप समझ जाइए कि निर्विभक्ति रूप से जो लगेगा वो जो 6 नियम आपने पहले पढ़े उसके अनुसार होगा। जब भी संज्ञा को वो अकेले रखकर देगा तो अकेले रखी हुई संज्ञा का पहले 6 से बनेगा। अगर आ गया मान लो प्रश्न ऐसे कि वाक्य दे दिया कि जैसे लड़के ने रोटी खाई और फिर लड़के ने इसको कर दिया रेखांकित और कहा इसका बहुवचन बताइए, तो क्योंकि अब यहाँ पर कारक चिन्ह लगा है तब आपको क्या बताना पड़ेगा, लड़कों। इस तरह से देगा तब आप उसको बताएंगे, अन्यथा जब दिया है। अब वो एक और चीज करता है, एक और प्रश्न ऐसे देता है, आपको कहेगा कोई भी शब्द देकर कि जैसे घोड़ा का सामान्य बहुवचन क्या होगा। अब आप ये सोचेंगे ये सामान्य बहुवचन का मतलब क्या हो गया, तो ये सामान्य लगाए या साधारणतः लगाए या अक्सर लगाए या सामान्यतः लगाए, ऐसे करे आप समझ जाना ये हर हाल में क्या पूछ रहा है, निर्विभक्ति रूप पूछ रहा है, ठीक है, यानी उसमें कोई कारक चिन्ह नहीं, अकेली संज्ञा का ये वचन पूछ रहा है, तो वो सब आपके पहले जो 6 नियम है उनके अनुसार बनेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब एक पॉइंट और आता है जो आपको कंफ्यूज करता है थोड़ा सा, चलो इसमें थोड़ा वाक्य प्रयोग कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। नीचे लिखो, उसमें लिखो, इसमें जैसे हमने एक शब्द लिखा हाथी पुल पार कर रहा था, वाक्य लिखो हाथी पुल पार कर रहा था, हाथी पुल पार कर रहा था। अब पहले मुझे बताओ इसमें संज्ञा है हाथी, इसको रेखांकित करो, ठीक। अब इसका बहुवचन बनाना है पहले आपको, तो हाथी पुल पार कर रहे थे, ठीक है। अब इसके नीचे लिखो, हाँ इसी के नीचे लिखना है हाथी पुल पार कर रहे थे। देखो मैं कैसे कह रही हूं, हाथी पुल पार कर रहा था, पूर्ण विराम लगा के इसमें लिखो एक वचन, ठीक है। इसमें जो संज्ञा का रूप है ये वो क्या है, एक वचन है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे हाथी पुल पार कर रहे थे, इसमें संज्ञा क्या है, बहुवचन। अब हमें इस संज्ञा के साथ कारक चिन्ह लगाना है, ठीक है। हम लिखेंगे हाथी ने पुल पार किया, इसमें संज्ञा का कौन सा रूप है, एक वचन, ठीक है। अब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो सबसे पहले ध्यान देना, जिस तरह से आपने बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर स्त्रीलिंग संज्ञा में बनाया था उसका बहुवचन, ये जब आप कारक चिन्ह के साथ किसी पुल्लिंग संज्ञा को भी देखेंगे तो उसका भी बड़ा ऊ या बड़ी ई किस में बदल जाएगा, छोटे ऊ या छोटी ई में बदल जाएगा। तो यहाँ हाथी दिया है, अब हाथी का यों के माध्यम से बना रहे हैं हम बहुवचन, तो यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, बड़ी ई को छोटी ई में बदल देंगे, हाथियों ने पुल पार किया, तो संज्ञा का कौन सा रूप आ गया यहाँ, बहुवचन। तो अंतर समझ में आ रहा है आपको दोनों वाक्यों में। यहाँ जो हमने वाक्य प्रयोग किया है, वाक्य प्रयोग इसलिए किया है ताकि हमको ये बात समझ में आ जाए कि निर्विभक्ति रूप और सविभक्ति रूप का मतलब क्या है। यहाँ हाथी के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया तो हाथी का हाथी ही रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ हाथी के साथ ने कारक चिन्ह आया, तो इसलिए अब जब इसका बहुवचन हमने बनाया तो क्योंकि ये तो हो गया सविभक्ति रूप, अब इसको ऐसे करो, यहाँ लिखकर इसको लिखो निर्विभक्ति रूप, निर्विभक्ति रूप, और ये दोनों हमारे क्या हो गए, सविभक्ति। ये हो गया निर्विभक्ति रूप और ये हो गया सविभक्ति रूप। बात समझ में आ गई आपको। अब देखो देखो आप जब वो बनाओगे, अब ऐसे ये हाथी से क्या हो गया, हाथियों हो गया, और आपको पता है इकारांत है तो इसलिए हमने यों से इसका बहुवचन बनाया। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कब हमें ओ या यों का प्रयोग करना है वचन के लिए।
देखो मैंने आपको बताया कि हमने जो पहले पढ़ा, जो पहला पॉइंट है हमारा निर्विभक्ति रूप, उसमें हमने कहा था कि जैसे हाथी पुल पार कर रहा है तो हाथी के तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है, मतलब वो हो गया बिना कारक चिन्ह वाला। अब चाहे वाक्य में प्रयोग कर दिया आपने हाथी या केवल हाथी लिख दिया, ठीक है। अब जब दूसरा इसका बहुवचन बनाया तो आपने लिखा हाथी पुल पार कर रहे थे तो हाथी का हाथी रहा। क्यों हाथी का हाथी रहा? क्योंकि नियम कहता है यदि कोई पुल्लिंग संज्ञा है और वो इकारांत है तो उसका एक वचन और बहुवचन क्या होता है, दोनों एक होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हाथी का हाथी रहा बिना कारक चिन्ह पे। फिर हमने दूसरा देखा कारक चिन्ह लगाकर कि हाथी ने, हाथी के साथ हमने कारक चिन्ह लगा दिया। अब कारक चिन्ह लगाने के बाद तब हमने उसको उसका बहुवचन बनाया, तो बहुवचन बनेगा अब कारक चिन्ह लगे हुए संज्ञा का बहुवचन ओ या यो से बनेगा। तो हमने यहाँ पे हाथी का हाथियों किया तो हाथियों किया तो वो हाथियों ने आ गया। तो बस इतनी सी चीजें कि सब क्या। अब एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है, आपको कई सारे तरीके हैं उसके पास पूछने के। ऐसे पूछ सकता है, मान लो ये वाला वाक्य देके आपको हाथी ने पुल पार किया और आपको ये रेखांकित करके और कह दे कि इस संज्ञा का बहुवचन बनाइए, और आपको नीचे ऑप्शन में दे देगा वहां पर, ठीक है। पहला एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका वो ये पूछ सकता है कि हाथी का सविभक्ति रूप निम्न में से क्या होगा, मतलब सविभक्ति बहुवचन रूप निम्न में से क्या होगा। तो फिर आपको याद रखना है इसको, क्योंकि इसको याद रखेंगे तो फिर किसी भी एंगल से वो प्रश्न करेगा वो हो जाएगा। अच्छा ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाला पॉइंट परीक्षा में 2018 से पहले देखने को नहीं मिला था। वहां सीधा सीधा क्या होता था, संज्ञा देके आपसे वचन पूछता था। ये जो सविभक्ति निर्विभक्ति और ये वाली चीज जो आई है कि ये लगाकर ये बनाएंगे, ये लगाकर ये बनाएंगे, ये सारी चीजें जो आई है 2019 से ही आनी शुरू हुई है। तो तभी मुझे मेरे एक छात्र ने ये भी कहा था कि मैम आपने जब से इस पे ज्यादा जोर देकर पढ़ाना शुरू कर दिया तब से ये पढ़ा उसमें आ गई है, मतलब चलन में प्रश्न भी आने लगे कि अब ये चीज अच्छा वचन से ऐसे भी प्रश्न किया जा सकता है। तो वो क्या थे, कठिन थे। तो बात यही है कि अब लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, आप लोग तो वैसे भी 4 कदम आगे हो ना एग्जाम से, आपको क्या डरने की जरूरत है। तो ये वाली चीज आ गई थी। वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपने दिमाग से नहीं उपजा के लिखी है, हाँ ये लिखा हुआ है निर्विभक्ति और सविभक्ति वचन का, लेकिन ये उन किताबों में है जो टीचर ही पढ़ते हैं, स्टूडेंट नहीं पढ़ते। जो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं ना व्याकरण की, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कैसे वचन बनाना है आपको, एक वचन से बहुवचन, किन नियम क्या है, उन सारी चीजों में। तो वहाँ ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब जो किताबें अब क्या है कि हम छात्रों को क्या चाहिए, शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट चाहिए। तो जितना शॉर्ट होता है तो फिर किताब लिखने वाले क्या करते हैं, वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन, परिभाषा लिख देते हैं, उदाहरण लिख देते हैं, ये चलो जी आगे बढ़ो, अगला आता है, फिर कारक पे आ जाते हैं। तो वो फिर आपको नियम क्यों बताएगा, आप समझो, क्योंकि आपको चाहिए क्या, शॉर्ट। तो शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट में चल जाते हैं, फिर शॉर्ट में तो शॉर्ट ही नंबर मिलेंगे। तो जिसको शॉर्ट नंबर चाहिए वो शॉर्ट पड़ेगा, जिसको लंबे नंबर चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए तो वो फुल पड़ेगा। तो बात वही है, जितना आप काम करोगे उतना ही प्रतिफल आपको मिलेगा, समझ गए। तो चलो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। देखो जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, मैं आपको एक चीज कहती हूँ, सारे पॉइंट को जो मैंने लिखवाया हुआ है ना, जो नोट्स में आप लोगों को लिखवा रही हूँ, आप मुझसे ये वादा करो कि मैम कुछ और करें ना करें, लेकिन आपने जो ये नोट्स बनवाए ना लाइन बाय लाइन हम अपने दिमाग में छाप लेंगे। तो मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि 100 में से 100 नंबर हिंदी में आपके आएंगे। ये मैंने जितना शॉर्ट से शॉर्ट और जितना लॉन्ग से लॉन्ग हो सकता है मैंने उस तरह का निचोड़ दिया है। कुछ छात्र इसको कहते हैं मैम ये तो मक्खन है, अगर जिसने इसको खा लिया तो उसको तो ताकत मिली जाएगी। तो ये चीज आप समझ लीजिए। तो ये ऐसे है, ठीक है। और उस पर फिर आपने अगर मेरा लेक्चर भी लिया है साथ में, तब तो सोने पे सुहागा है, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। हाँ तो बिल्कुल, अब ये क्लास करना छोड़ने में भी है, ये नहीं कि बैठ के फिर आराम से मैम पढ़ा रही है और हम देख रहे हैं, घर जाऊंगा तो ये खाऊंगा, फिर ये करूंगा, वो करूंगा, ये चीजें वो नहीं। फिर क्लास में बैठे हो तो फिर क्लास में जो मैम समझा रही है वो करना है, ठीक है। चलो देखो दूसरा पॉइंट समझो। एक पॉइंट और है जो आपको परेशान करेगा, अभी तक आप लोगों के दिमाग में नहीं आया, अब तक आ जाना चाहिए था। जनरल क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आते ही नहीं है, उठ पटांग आते हैं बेवजह के, जिनका कोई मतलब नहीं होता। एक क्वेश्चन ये है कि मैम ये बताइए कि जब हम लड़का को एक वचन कहते हैं तो लड़के एक वचन कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? ये प्रश्न आया आपके दिमाग में? कब पूछा? तो अब पूछना चाहिए ना, अब पहले दिन कारक चिन्ह आने की वजह से। तो अब 2 तरह के छात्र हैं, एक छात्र को तो पता चल गया होगा अपने आप कि जैसे ही कारक चिन्ह आता है तो लग जाता है, और दूसरे छात्र ऐसे हैं कि उन्हें अभी तक पता ही नहीं चला होगा। तो बताओ मुझे, पता चल चुका था या नहीं? पता चल गया? अब तो इज्जत बचाने के लिए तो बोली दो। चलो कहने का मतलब ये है कि सवाल ये उठा था हमारे सामने कि जो पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, जो हमारी पुल्लिंग आकारांत संज्ञाएं हैं, उनमें जो हमें बहुवचन बना रहे हैं, जैसे लड़का का लड़के कर रहे हैं, तो कई बार लड़के भी एक वचन हो जा रहा है। ऐसे ही घोड़ा का घोड़े बना रहे हैं तो घोड़े भी एक वचन हो जा रहा है। तो वो एक वचन कब होता है और क्यों होता है? तो वो एक वचन तब होता है कि जब एक वचन संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो आकारांत एकारांत में बदल जाता है पुल्लिंग संज्ञा का। जैसे लड़का है तो हम अगर कहते हैं कि लड़का रोटी खाता है तो इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं आया लड़का के साथ, लेकिन अगर लड़का के साथ ने कारक चिन्ह लगा दे कि लड़का ने रोटी खाई तो ये लड़का क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर इसको सही कैसे करेंगे, लड़के ने रोटी खाई। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है कि जो संज्ञा आकारांत पुल्लिंग है, एक वचन होती है, यदि वाक्य में उनके साथ कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो ऐसी संज्ञाओं में एक वचन के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो कहा है लड़का मैदान में दौड़ता है, तो यहाँ जो लड़का है इसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं, तो ये लड़का एक वचन में यहाँ है, ठीक है। लेकिन इसका हमने जैसे बनाया कि लड़का ने रोटी खाई, तो ने कारक चिन्ह आने के कारण ये जो लड़का शब्द है ये गलत हो जाता है, और ये क्या होना चाहिए, लड़के ने रोटी खाई, और ये शब्द भी क्या होता है, हमारा एक वचन ही होता है। लेकिन इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, लड़कों ने रोटी खाई। तो स्थिति क्लियर है आपको, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं। ऐसे ही जैसे घोड़ा रस्सी तोड़ता है तो घोड़ा आ गया, एक वचन है, एक वचन में उसके साथ कारक चिन्ह नहीं है, मतलब निर्विभक्ति रूप है, तो घोड़ा का एक वचन घोड़ा ही रहा। लेकिन जैसे ही घोड़ा शब्द के साथ कारक चिन्ह आ जाता है और ये सविभक्ति होता है तो घोड़ा ने रस्सी तोड़ दी, ये कहना गलत हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, घोड़े ने रस्सी तोड़ दी, तो ये गलत हो जाएगा। हम जो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं उनके अंदर ये परिवर्तन करने की आदत बचपन से होती है, क्योंकि खड़ी बोली जो है वो बहुत हद तक मानक हिंदी के नजदीक है, तो हमारी बोलचाल में वो सारी चीजें रहती है, तो हमें पता चलता है बचपन से ही। लेकिन ये जो दिक्कत है ये आप देखेंगे तो जो दूसरी भाषाओं से संबंध रखते हैं, जैसे बिहार साइड के लोग हैं, आप देखेंगे अक्सर, या पूर्वोत्तर इधर इलाहाबाद के आसपास के लोग जो हैं, वो जब भी बोलेंगे तो ऐसा ही बोल देंगे कि लड़का ने रोटी खा ली, ठीक है, इस तरह से, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसमें अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे परिवर्तन हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे स्थान दिया है ना वाक्य प्रयोग में, इसमें 2 वाक्य लिख लो। जैसे मान लो हम लिखते हैं, हम परिवर्तन को महसूस करते हैं वाक्य लिखकर, जैसे हमने कहा झारखंड में
कोयला मिलता है। और दूसरा वाक्य लिखो, झारखंड में कोयले की खान है, खान है। उसके पास बहुत अधिक सोना है। उसके पास सोने की अंगूठी है। देखो दोनों वाक्यों में आपको अंतर समझ में आ रहा है? इसमें शब्द दिया है कोयला, यहाँ इस कोयला के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है तो कोयला कोयला है। लेकिन यहाँ पर कोयला के साथ क्या आ गया, की आ गया, तो ये कोयला क्या बन गया, कोयले। क्योंकि हमें पता है ये पुल्लिंग संज्ञा है और आकारांत है, तो पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत के साथ कारक चिन्ह आने पर वो बदल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सोना ऐसे आया, यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं, लेकिन सोने की अंगूठी यहाँ कह दिया, कारक चिन्ह आ गया, तो सोना से क्या हो गया, सोने हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो हमें यहाँ पर कुल मिला के एक बात समझ में आती है, और बात ये समझ में आती है कि यदि हमारी संज्ञा आकारांत है और आकारांत में क्या है, पुल्लिंग है, तो उसके साथ यदि कारक चिन्ह लग जाता है तो वो एक वचन में भी एकारांत में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जैसे कोयला से कोयले, सोना से सोने, जैसे दुपट्टा से दुपट्टे, ठीक है। इसी तरह से हम जैसे लोहा से लोहे, हम बोलते हैं ना लोहे की छड़, ये नहीं बोलते लोहा की छड़। तो इस तरह से हमें ये चीज पता चल जाती है। बात समझ में आ गई? चलो, तो अब आपके पास सारे रूल हैं, इतने सारे रूल मतलब ये दे दिया। अब दुनिया की कोई भी वस्तु उठाओ और उस वस्तु को उठाकर उसका वचन अपने आप निर्धारित कर लो, जो उत्तर आएगा आपको बिल्कुल सटीक उत्तर मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कोई अपवाद या कोई इस तरह की चीज नहीं है, कोई भी शब्द उठा के। अब यहाँ पे आती है अन्य महत्वपूर्ण बातें। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपकी परीक्षा में आती रही हैं और यहाँ से प्रश्न आ जाता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है कि कुछ संज्ञाएं हमारी ऐसी होती हैं जिनके साथ गण, वृंद, लोग, जन, ये चार शब्द लगाकर हमको क्या करते हैं, बहुवचन बना देते हैं। और ये बहुवचन अक्सर किसमें बनता है, तो ध्यान देना, ये अक्सर इन शब्दों का प्रयोग हम उन संज्ञाओं के साथ करते हैं जिन संज्ञाओं का एक वचन बहुवचन एक जैसा दिखता है हमको, यानी पुल्लिंग संज्ञाओं का। जैसे मान लो कि बालक शब्द है, तो हम कहें कि बालक खेल रहा है, इसका बहुवचन बनाओगे तो क्या बनेगा, बालक खेल रहे हैं, तो बालक का बालक ही रह रहा है दोनों उसमें, तो आप दिखाना चाहते हो स्पष्ट रूप से उसका बहुवचन, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बालक गण खेल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे मान लो नेता है, नेता भाषण दे रहा है, अब इसका बहुवचन अगर बनाओगे तो आप नेता भाषण दे रहे हैं ये भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका बहुवचन अलग से दिखाना चाहते हो तो आप नेता लोग भाषण दे रहे हैं ये कह सकते हैं। तो ये उन संज्ञाओं के साथ आता है, तो ऐसे हम वहां पर बनाते हैं। इसके साथ एक बात ध्यान और रखनी है कि इनके साथ हम ओ और यो का प्रयोग नहीं करते। यदि हमने किसी शब्द के अंदर गण, वृंद, लोग और जन लगा दिया तो हम उसके साथ अगर कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो फिर ओ या यो का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुवचन बन गया है, हम उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। इन चारों का एक अर्थ होता है का समूह, ठीक है। ये जो चारों हैं, आगे क्या दिया है, ये प्रत्यय भी कहलाते हैं। देखो अगर मेरे नोट्स को आप बहुत बारीकी से पढ़ोगे और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि एक एक प्रश्न आपको इस नोट्स के अंदर मिल जाएगा। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया होता कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय के रूप में काम करता है, और चार ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक शब्द था गण, ऑप्शन दिया हुआ था। तो आपने अब यहाँ पे देखो ये चार के बारे में पता कर लिया, और एक प्रश्न ऐसे था कि निम्न में से वह कौन सा शब्द है जो प्रत्यय के रूप में काम नहीं करता है, और उसमें जो ऑप्शन दिया था, चार ऑप्शन थे, गण, वृंद और जन, ये तीन ऑप्शन थे, और चौथा ऑप्शन दिया था वर्ग। तो वर्ग जो है, हम उस वर्ग शब्द का प्रयोग कभी प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, पहले मूल शब्द के पीछे जोड़ देते हैं, तो ये एक अपना क्या करता है, वचन परिवर्तित कर देता है। तो यही है, हमने लगा दिया, जैसे बालक के पीछे गण लगा दिया तो बालक गण बहुवचन बना दिया इसका, शिक्षक के पीछे गण बहुवचन हो गया, भक्त के पीछे गण, पाठक के पीछे गण, विद्यार्थी के पीछे गण, व्यापारी के पीछे गण, तो इस तरह से हमने ऐसे लगा दिया तो ये क्या हो गया, बहुवचन बन गया। तो ऐसा ही होता है, यानी वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, अब वो चाहे कैसे भी पूछे, वो पूछे कि इनमें से कौन सा प्रत्यय है और कौन सा प्रत्यय नहीं है, तो आप पहचान लेंगे ये चार ही शब्द होते हैं, इसके अलावा और शब्द नहीं होते। ये स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग होते हैं और प्रत्यय के जैसे भी प्रयोग होते हैं, ठीक है। इन्हीं के साथ, इन शब्दों के साथ अब ओ या यो का प्रयोग आप नहीं करते कारक चिन्ह आने पर। ये आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है वाक्य शुद्धिकरण का। स्टार डाल लेना, वाक्य शुद्धिकरण में यहां से आता है, और कैसे आता है लिखो, वाक्य प्रयोग करो, इसके नीचे लिखो, भक्त जनों से अनुरोध है, जो नीचे लिखा हुआ है इसमें, हम अपनी बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं बहुत ज्यादा। भक्त जनों से अनुरोध है, भक्त जनों से अनुरोध है कि वे प्रसाद लेकर जाएं, ये अनाउंसमेंट होता रहता है ना। यहाँ पे एक छात्र ने पूछा है कि बेल का स्वाविभक्ति बहुवचन क्या होगा। भाई आप ये कौन सी बेल पूछ रहे हैं, अब ये बेल आप बेल पूछ रहे हैं, मतलब आपका मतलब इस बेल से मतलब है जो हम कहें कि किसी की बेल, पेड़ पौधे वाली, अगर ये बेल है तो आप इसको समझिए कि पहले तो ये स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में ये एकारांत है, तो क्या होगा, बेलें, ठीक है। अगर आपका इसको लिखने का मतलब है बैल, ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं कि बैल अगर पूछ रहे हैं तो बैल क्योंकि पुल्लिंग संज्ञा है और एकारांत है तो इसका एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा होगा। अगर इसके साथ कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो इसका क्या बनेगा, फिर बैलों, ठीक है। और इसी तरह से अगर इसके साथ भी कि बेल पर मान लो कारक चिन्ह आ जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, बेलों पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेलों पर। अब आपका क्या प्रश्न था, अब समझ लेना, हाँ कौन सा, जेल वाला बेल वो बेल अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द नहीं है ना। उसको तो फिर बोलेंगे अगर हिंदी में वैसे भी अरे जमानत, रिहाई, ये सब उर्दू शब्द हैं, हिंदी में तो मुझे लगता है क्या होगा, मुक्ति, मुक्ति कहेंगे, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब जो भी प्रश्न होगा वो समझ जाएंगे यहाँ पे। अब इसमें आपने क्या लिखा, प्रश्न क्या लिखा,
भक्तजनों से अनुरोध है कि वे प्रसाद लेकर जाएं। अब आपकी परीक्षा में आ गया ये वाक्य और आपसे पूछा गया कि बताइए कि सही है कि गलत। बताइए वाक्य में ये वाक्य सही है कि गलत? गलत है, क्योंकि भक्तजनों नहीं होगा, क्या होना चाहिए? भक्तजन। इस तरह से लिखो। अरे भक्तगण या भक्तजन का मतलब एक ही है, ठीक है, बस हमारा उद्देश्य है यहाँ पे ओ या यो का आएगा या नहीं आएगा। चलो समझ में आ गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 2, नेताजन। नेताजन नेतागण हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और जो वृंद शब्द दिया है ये सबके साथ नहीं लगता, ये कुछ ही शब्दों के साथ लगता है, जैसे प्राणी वृंद, नारी वृंद, शिशु वृंद, इस तरह से। अब पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2 हमारा कह रहा है कि कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। कुछ संज्ञाएं हमारी होती हैं जिनका प्रयोग क्या होता है? हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया है हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, होंठ, दाम, अक्षत, बाल, रोंगटे, तेवर, नेत्र, कान। अक्षत का मतलब होता है वो चावल जिससे तिलक लगाते हैं, ठीक है, जब हम तिलक लगाने के लिए चावल अगर रख लेते हैं थाली में तो उसे हम चावल ना कहकर फिर अक्षत कहते हैं। है, समझ गए ना? तो वही होता है। अब समझ में आ गया? चलो, तो ये क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं हमेशा, ठीक है, किसमें रहते हैं? बहुवचन में होते हैं। अब आपकी परीक्षा में बहुत अधिक मात्रा में आते हैं ये दोनों, बहुत ज्यादा। आप देखेंगे वाक्य शुद्धिकरण में पूछा रहेगा उसका प्राण उड़ गया, उसका प्राण निकल गया, तो क्योंकि प्राण बहुवचन है तो उसका नहीं उसके होगा। इसी तरह से दर्शन, आपका दर्शन करने आया हूं तो दर्शन है तो बहुवचन है तो आपके दर्शन, ठीक है। ऐसे ही हस्ताक्षर बहुत ज्यादा मात्रा में ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो वाक्य प्रयोग करिए, इसमें लिखिए नीचे, जैसे आपका दर्शन प्राप्त हुआ, मैं धन्य हो गया। ध आधा न य, ठीक है, धन्य हो गया। बताइए क्या गलती है इसमें? आपका नहीं होगा, नीचे रेखांकित करके क्रॉस करो, लिखो आपके। आपके दर्शन प्राप्त हुए। हाँ नहीं, मैं धन्य हो गया वो मैं के लिए आया है, उससे मतलब नहीं है। वाक्य को पढ़िए, आपके दर्शन प्राप्त हुए, मैं धन्य हो गया। अच्छा मतलब वहां पे हुआ लिखा है ना, तो उसे भी करिए ना, फिर पूरा वाक्य सही करना पड़ेगा ना आपको। आपके दर्शन प्राप्त हुए, मैं धन्य हो गया। तो इसमें जो भी शब्द चेंज हो रहा है सारे शब्द को चेंज करिए। आपके दर्शन प्राप्त हुए, मैं धन्य हो गया। चलो नेक्स्ट, नंबर 3। नंबर 3 पॉइंट हमारा कहता है कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनको हम हमेशा एक वचन में रखते हैं। जैसे शब्द है जनता, प्रजा, भीड़, पुलिस, संसद, वर्षा, पानी, धातु और अधातु। धातु अधातु में क्या आ जाएगा? जैसे सोना, चांदी, तावा, लोहा, कोयला, ये सब आ जाएंगे। तो ये सब क्या है? एक वचन में रहते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग करिए, इसमें देखो, पुलिस हमारी रक्षा करती है। पुलिस हमारी रक्षा करती है। पुलिस हमारी रक्षा करती है। अब बताइए इस पर जो हमने लिखा यहाँ पर पुलिस हमारी रक्षा करती है, इसमें करती है अगर हम इसको बहुवचन लगा दे, करती है, तो उसमें पुलिस क्या लगेगी? बहुवचन लगेगी। लेकिन क्योंकि पुलिस क्या है? एक वचन है, तो इसलिए हमने करती है का प्रयोग किया है। जबकि पुलिस के पीछे पूरा झुंड है, सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे आएगा। तो पुलिस, अब मान लो एक व्यक्ति आ रहा है अगर पुलिस का, तो भी हम कहते हैं कि पुलिस आ रही है, और 8-10 लोग आ रहे हैं तो भी कहते हैं पुलिस आ रही है। तो एक वचन में ही रहती है हमेशा, ठीक है। इसी तरह से सरकार, तो हम कहें कि देश की सरकार, सरकार में पीछे कितना भी झुंड क्यों ना हो, लेकिन सरकार ने कहा है, सरकार कह रही है, ऐसे ही बोलते हैं। जनता आता है जैसे शब्द, ये तो व्यक्ति के लिए आ जाता है, वाला वाली लगा के, वो पुलिस के लिए सब नहीं आता। वो कहते हैं ये पुलिस वाला, ये पुलिस वाली, तो वाला और वाली लगा के हम उसको बदल रहे हैं। वही तो कह रहे हैं ना कि वाले या वाली या वाला, ये हम प्रत्यय लगाकर उसको बदल रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल पुलिस शब्द की। तो ये तो हम ऐसे बदलते रहते हैं ना इस चीज में। हाँ बताओ, पुलिस आ रही है कि पुलिस आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हमने लिंग में पढ़ा नहीं था, जिसके पीछे ताकत होती है वो क्या है? स्त्रीलिंग, ठीक है। तो पुलिस के पीछे ताकत लगती है ना। कोई वर्दी पहन के अभी यहाँ आ जाए, मान लो अगर हमारा स्टूडेंट है, जल्दी से दौड़ते भागते आ गया, उसे वर्दी चेंज करने का टाइम नहीं मिला, और जैसे ही वो यहाँ इंटर ही करेगा तो वैसे ही क्या लग जाएगा? डर नहीं लग जाएगा? भाई क्या हुआ, क्या बात है, ये यहाँ क्यों आ गए? लगता नहीं है? देखते हो तब कि यहाँ क्यों आए, बाद में पता चलेगा वो आके यहाँ बैठ जाएगा तो अरे ये तो पढ़ने आए, है ना। तो वो बात की चीज है, लेकिन वर्दी को देख के डर लगता है। तो डर किससे लगता है? जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर पावर है, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ पर वाक्य प्रयोग कर लिया आपने एक वचन का। नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। नंबर 4 कह रहा है आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। याद करो वो दिन जब तुमने प्रश्न किया था, क्या पिताजी के पीछे बहुवचन क्यों लगाते हैं? तो क्या कह रहा है? आदरणीय व्यक्ति। आदरणीय व्यक्तियों के नीचे अंडरलाइन करके आप लिख लो अपने शब्दों में, जो हमारी उम्र से बड़े होते हैं। आदरणीय व्यक्ति के अंदर क्या आ जाएगा? जो हमारी उम्र से बड़े होते हैं। उसमें आपकी मम्मी भी आएंगी, उसमें आपके बड़े भैया भी आएंगे, उसमें आपकी बड़ी बहन भी आएगी, जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, ठीक है, वही आदरणीय व्यक्ति में रहेंगे, ठीक है। वो लोग किस में रहेंगे? आदरणीय में। हमारे छात्र यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारी सभी पार्टियों की सरकारें। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, सभी पार्टियों की सरकारें कैसे हो सकती हैं? ये जो तुम बोल रहे हो यही गलत है। पार्टी और पार्टियों की सरकारें, क्या ऐसा हो सकता है कि सभी पार्टियों की सरकारें होंगी? सरकार तो एक ही होती है,
ठीक है। तो हम अगर ये बोले कि राज्यों की सरकारें, तो अब हम एक बार कोई मान सकते हैं, लेकिन सरकारें शब्द नहीं लगाया जाता, एक बहुवचन में रहता है। जब ऐसी परिस्थिति आएगी, विशेष परिस्थितियों में हम इसको बनाते हैं, पर जब बात आती है सरकार शब्द की, कि सरकार शब्द एक वचन में आएगा, तो हमारा सरकार शब्द एक वचन में आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों और उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों। महापुरुषों का मतलब समझते हो? जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं या जो हमारे देश में हुए हैं, जिन्होंने महान कार्य किए हैं। जैसे मान लो अगर हम बात लक्ष्मीबाई की करें तो ये भी हमारे लिए महापुरुष हैं। ठीक है, जैसे बात करें महाराणा प्रताप की तो महापुरुष हैं हमारे लिए। हम बात करें अटल जी की तो महापुरुष हैं हमारे लिए। हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की तो महापुरुष हैं हमारे लिए। ये महापुरुष का मतलब यही नहीं होता कि जिन्होंने आजादी के लिए बीड़ा उठाया वही महापुरुष है। महापुरुष का मतलब है जिन्होंने राष्ट्र की भलाई के लिए कोई भी योगदान दिया है, चाहे वो साहित्य क्षेत्र में योगदान दिया, चाहे उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में योगदान दिया, चाहे उन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र में योगदान दिया, मतलब किसी भी में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने समाज की भलाई के लिए कोई ना कोई काम किया होता है, तो वो हमारे महापुरुष में आ जाते हैं। उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति, उच्च पदों का मतलब है जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ठीक है, जैसे न्यायाधीश, जज होता है, या जैसे आईएएस पीसीएस होते हैं, तो हमसे हमारे लिए क्या है, वो उच्च पद हैं। और उच्च पद पर जो आसीन व्यक्ति है, भले ही वो हमारी उम्र से क्यों ना छोटा हो, तो भी हम उनको आदरणीय ही रखेंगे, मतलब हम उनको बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे। तो इंसान है लेकिन वो पद की गरिमा है, वो हम ऐसे नहीं है। देखो आप लोग एक बात ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो हम ऐसे सोचते हैं कि कई बार होता है, हालांकि हम इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए नहीं रखते कि हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। मान लो आपके घर में कोई व्यक्ति अगर आईएएस पीसीएस बन गया, ठीक है, तो सोच रहे थे ना, अब वही मैंने पढ़ लिया ना, यही सोच रहे थे, आपके घर में कोई आईएएस पीसीएस है, जब आपके घर में आपके बगल में बैठे हो, जिस समय क्या कि जब वो आपके घर में है तो आप उनके गले में हाथ डाल के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उस समय आप उन पर गुस्सा दिखा के झुंझला के चले जाइए, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पर वहीं आप घर से बाहर आ जाएंगे, जब जैसे ही आप अपने घर से बाहर आ गए, अब वो आपके रिश्तेदार नातेदार नहीं है, अब वो उस पद की गरिमा को लेकर है, मतलब उस पद के साथ है। अब आपको अपने दिमाग में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं एक आईएएस के साथ हूँ। जैसे मान लो हम बात करते हैं, अब मैं आपको अपने जीवन की घटना बताती हूँ। मेरे जीजा जी हैं, जज साहब हैं। जब मैं उनके कैबिन में गई थी तो वो मुझे हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं, दीदी नमस्ते, ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो मैं उनके वहाँ पर जो कोर्ट था, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोर्ट भी आप देख लीजिएगा जाते हुए, तो जब कोर्ट में एंट्री करी तो मैंने वहाँ पे मैंने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि ये उनकी गरिमा है। और वो ये नहीं है कि अब मैं अगर ऐसे जाती हूँ तो वो मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो कोर्ट में जिस समय बैठे थे तो वो ये नहीं है कि मेरे घर से कोई आया है या मेरे रिश्तेदार है तो वो खड़े होंगे, नहीं, हमें उन्हें झुक के नमस्ते करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस समय एक जज के रूप में, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है उस समय। तो यही होता है उच्च पद का, यानी उच्च पद पर चाहे वो कोई भी है। इवन आप ये कहते हैं ना कि आपके माता पिता भी होंगे ना, उनके लिए भी नहीं। आपने मूवी देखी है सूर्यवंशम, देखिए ना, उसमें सीन देखा है, याद आ गया ना कि ससुर जी सामने आते हैं पहली बार, लेकिन क्योंकि वो बैठी है उस समय आईएएस की कुर्सी पर, तो अब ये चीज है कि अब ऐसे उठ के उनसे तो सम्मान नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो उस पद की है, लेकिन उन्होंने कैसे किसी बहाने से उनके पैर छुए, किसी को दिखाया नहीं, तो पद की गरिमा भी बचाई और अपने रिश्ते की महिमा भी बचाई। तो ये चीज होती है। ठीक है, हाँ, ये संस्कार। ठीक, तो बात समझ में आ गई। लिखो इसमें उदाहरण लिखो, जैसे कल यहाँ प्रधानमंत्री आने वाला है, कल यहाँ प्रधानमंत्री आने वाला है, कल यहाँ प्रधानमंत्री आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या गलती हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री है तो आने वाला ये गलत हो गया, रेखांकित करो और सही करो, आने वाले हैं, उच्च पद पर हैं तो हमें बहुवचन में रखना होगा, उनका सम्मान करना होगा। दूसरा उदाहरण, मेरा दादाजी अब चलने फिरने लगे हैं, मेरा दादाजी अब चलने फिरने लगे हैं। बताइए क्या गलती है इसमें? मेरा नहीं मेरे, क्योंकि दादाजी क्या है, बहुवचन में रखना होगा। ऑनलाइन में एक छात्र कह रहे हैं कि मैम ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के भी रिप्लाई कर दिया करिए, डाउट ले लिया करिए। बेटा देखो एक बात ध्यान रखो, आप लोग इस तरह के कमेंट करते हो कि मैं उन कमेंट पर देखना भी नहीं चाहती, बोलना भी नहीं चाहती, पर इसमें मुझे जो दिखता है ना कि जेन्युइन क्वेश्चन है तो मैं उसको ले रही हूँ। ठीक है, अब आप कुछ भी बोलोगे, अब जैसे यहाँ पे हमारे एक छात्र हैं विनोद यादव, ये शुरू से लेकर आखिर तक इन्होंने एक कमेंट कर रखी है, 16 दिसंबर की क्लास 2 पद के भेद के डाउनलोड अभी बंद है, उसे खोलने की व्यवस्था करें। बेटा कितनी बार समझाया है आपको, इस तरह की चीजों के लिए जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उन सब के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल करो। मैं कैसे खोलूँ आप ये बताओ, इस समय मैं सिस्टम पे बैठी हूँ क्या, जिस समय मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपके? कुछ भी तो हेल्प नहीं कर सकती ना। कौन करेगा आपकी हेल्प? आपकी हेल्प करेगा जो सपोर्ट टीम बैठी हुई है वो। तो इस तरह की चीजें आप जो देंगे वो आप उनको बताएंगे या मुझे यहाँ बताते रहेंगे? आप मुझे बताते रहिए, मैं कह दूंगी हाँ ठीक है क्लास के बाद खोल दूंगी, भूल गई मैं, नहीं खोला तो फिर क्या करोगे? फिर अगले दिन लिखोगे, फिर उससे अगले दिन लिखोगे। लेकिन आपको कितनी बार मैंने समझाया, पर आप लोगों को समझ में तो आता नहीं है। आप लोग हो कि बस अपनी मनमर्जी जो लिखना है वो लिखना है, क्योंकि आप मैं यही देख रही हूँ कि इस छात्र की आप पढ़ने की कैपेसिटी देख सकते हैं कि नॉन स्टॉप इस कमेंट को कॉपी पेस्ट डाले जा रहा है। मैं सोच के इस बात से हैरान हूँ, क्योंकि मैं जब आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मेरा दिमाग दो दिशा में काम करता रहता है। एक तो इन लोगों को छानने में कि किस बात का जवाब देना है, किसका नहीं देना है, और दूसरा आप लोगों को पढ़ाने में। तो मैं ये सोच के हैरान हूँ कि ये बालक क्या तो पढ़ेगा, जिसका दिमाग अब इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आप होने गए कि आपका दिमाग पढ़ाई पे भी और उस पे भी है। कॉपी पेस्ट, हाँ पढ़ा रही है मैडम, कॉपी पेस्ट। स्टूडेंट अवस्था में आप कभी अपने दिमाग का प्रयोग 2 बार नहीं कर सकते, 2 जगह, और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप करेंगे तो आप जो पढ़ रहे हैं वो भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे छात्र कुछ इसी तरह से करते हैं, कोई गुस्से वाले इमोजी भेज रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, और फिर इसमें छात्र ये कहते हैं कि आप हमारे उस पर जवाब दीजिए। तो फिर मुझे लगता है कि क्या जवाब दूं मैं, जो मुझे सामने दिखता है कि हाँ जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि मैंने बताया नहीं है। आप खुद ही सोचो, और ये भी बात समझ लो कि आपके ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट पर अगर मैं आप लोगों को सारे छात्रों का अगर मैं उत्तर देने लगूँ ना सारे कमेंट का, तो मैं सच बता रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ, ये 6 महीने में भी पूरा नहीं होगा आपका हिंदी, समझ रहे ना? और आपको कुछ पल्ले भी नहीं पड़ेगा कहाँ का कहाँ चला गया, कितनी बातों को। अच्छा आपको नहीं लगता कि मैं जब आप लोगों पर कभी गुस्सा करके बोलती हूँ कि पहले चुपचाप बैठ के पढ़ो, और फिर आपके अंदर जो जिज्ञासाएं उठ रही हैं उन जिज्ञासाओं की शांति पड़ेगा कहाँ पे नहीं आएगा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लेना, जहां मैं स्टार लगा रही हूँ उसको याद रखना है दिमाग में बिल्कुल, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये आपके वाक्य शुद्धिकरण में करके पूछा जाता है। ये समझिए कि जैसे आपने संज्ञा शुरू कर दी ना, संज्ञा के साथ ही आपके वाक्य शुद्धिकरण की क्लास शुरू हो चुकी है, लास्ट तक चलेगी वो।
तो ये भी ध्यान देना इसमें। नंबर 5, प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। मैं ये कह रही थी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये पॉइंट मैंने ऐसे ही लिख दिया था बनाते समय, एग्जामिनर ने इसी पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो एक वचन में हमेशा रहता है, और उसके एक ऑप्शन में दिया हुआ था प्रत्येक। अभी ये मुझे इसलिए ताजा है मेरे दिमाग में क्वेश्चन, क्योंकि मैं बना रही थी, आप लोगों की व्याख्या लिख रही थी, मुझे सीट दी गई है कि इनकी व्याख्या लिख के दे दो, तो मैं अभी आपकी क्लास से पहले ही पढ़ रही थी उसे, वचन के क्वेश्चन, तब मेरे दिमाग में मैंने कहा पूरा का पूरा नोट्स दे रखा है एकदम से लिख के, ऐसा ही लगता है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान में रखो। तो क्या दिया है, प्रत्येक, हर एक, हर कोई, ठीक है, और ये जो हर एक है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से, हर एक और हर एक दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ये शब्द ऐसा है जो हर हाल में एक वचन होता है, ठीक है। वाक्य प्रयोग करो, उसमें लिखो प्रत्येक आदमियों को, प्रत्येक आदमियों को, प्रत्येक आदमियों को, पहले लिखो प्रत्येक आदमियों को अपने मूल कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक आदमियों को अपने मूल कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। बताइए इसमें क्या गलती है? प्रत्येक शब्द एक वचन है, इसके साथ आगे एक वचन संज्ञा का ही प्रयोग होगा, तो प्रत्येक आदमी, ठीक है, प्रत्येक आदमी को अपने मूल कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। कर्तव्यों का आगे कारक चिन्ह लगाया ना, इसलिए अभी तो हम यही है, वचन में ही है, अभी कैसे भटक रहे हो? क्योंकि कारक चिन्ह लगाया ना, इसलिए कर्तव्य का कर्तव्य हो जाएगा। ऑनलाइन में एक छात्र ने प्रश्न पूछा था कि हमने हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया, बहुवचन क्या होगा इसका? तो सबसे पहले ध्यान दो कि इसमें बहुवचन हम आपने दिया है, हम का मतलब अब हमने किसका? अगर आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो ये हमने नहीं मैंने आना चाहिए, ठीक है, तब होगा। जब आपने हमने की बात कर दी तो मतलब इसमें एक तो मैं और एक कोई और, तो उनके बारे में बात कही गई है। तो पहली चीज, अब इस वाक्य के माध्यम से आप क्या जानना चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमने हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया, आप ये कहेंगे तो सबसे पहले तो ये जानना कि छोड़ दिया, जो पढ़ाना छोड़ दिया, अगर आप इसे देखेंगे कि छोड़ दिए करें तो ऐसा करना गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्ता के साथ कारक चिन्ह लग गया, और जब कर्ता के साथ कारक चिन्ह लग जाता है तो जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार हो जाती है, और कर्म के अनुसार क्या हो जाएगी, एक वचन मतलब वो एक वचन की हो जाएगी और पुल्लिंग संज्ञा हो जाती है। तो अभी इस तरह की पॉइंट जो है ये हमारे वाक्य शुद्धिकरण में आएंगे, तब हम पढ़ेंगे, वहां नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो। हाँ मतलब कैसे, समझ नहीं है? हाँ देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने पीछे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराते हैं। तो जब हम महापुरुष बोलते हैं तो महापुरुष में स्त्रियां भी आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द आ जाता है महान विभूतियां, तो महान विभूतियां में दोनों ही आ जाएंगे, स्त्री भी और पुरुष भी। तो ये बात ध्यान रखना कि जब महापुरुषों की बात होती है तो महापुरुषों का मतलब क्या है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी जिसके पीछे कॉमन आता है। जब हमने लिखा शब्द महापुरुष, आपको क्या लगता है, इस महापुरुष का मतलब है पुरुष, मतलब पुरुष, ठीक है, मेल, और महान का मतलब महान, बहुत बड़ा, विशाल। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मनुष्य, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा मनुष्य जो क्या है, जिसने अपने जीवन में ऐसे काम किए हैं जो समाज कल्याण के लिए हैं, इसलिए हमने उसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? महापुरुष। अब ये एक तरह से महापुरुष जो है पदवी हो गई, एक प्रकार की संज्ञा हो गई। अब इसके पीछे स्त्रियां भी आ जाएंगी और इसके पीछे पुरुष भी आ जाएंगे। ये हाँ, महास्त्रियां नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बात समझ में आ गई। अब आपको लगता होगा कि हाँ, इस महापुरुष का मतलब ये कि जैसे नॉर्मल पुरुष और एक महापुरुष, तो महापुरुष का मतलब थोड़ी है कि वो अलग कुछ विशेष है या स्पेशल है या चीज है। ये महापुरुष एक तरह की वो है, संज्ञा है, ठीक है। आगे देखो, नंबर 6 पॉइंट कह रहा है अनेक स्वयं बहुवचन है, इसका एक वचन एक होता है, ठीक है। अनेक जो शब्द है वो अपने आप में क्या है, बहुवचन है, और इसका एक वचन एक होता है। जैसे उदाहरण लिखो, मैंने तुमको अनेकों बार समझाया, मैंने तुमको अनेकों बार समझाया किंतु तुम नहीं माने। मैंने तुमको अनेकों बार समझाया किंतु तुम नहीं माने। मैंने तुमको अनेकों बार समझाया किंतु तुम नहीं माने। अब इसमें क्या गलती है, ध्यान देना, शब्द है अनेक, जो लिखा है ना ये अनेकों, हम बोलते हैं अपनी बोलचाल में, लेकिन ये अनेकों क्या हो जाएगा, जहां अनेकों दिखे वहां इसको काट देना, इसकी जगह क्या आएगा, अनेक। अनेक अपने आप में बहुवचन होता है। मैंने तुमको अनेक बार समझाया किंतु तुम नहीं माने। अगला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आपको कभी कभी ऐसा डाउट होता है कि कुछ ऐसी संज्ञाएं, ऐसी क्रियाएं हैं हमारी, ऐसी कुछ सहायक क्रियाएं हैं जिनमें कभी कभी एक ही सहायक क्रिया पे बिंदी आती है और कभी कभी दो सहायक क्रिया पे बिंदी आ जाती है। तो ऐसा कहाँ है, मतलब हम कौन सी क्रिया पे, सहायक क्रिया पे एक पे बिंदी लगाएंगे और कौन सी सहायक क्रिया पे दोनों पे लगाएंगे। पहले डाउट समझ लो, जो आप लोगों के दिमाग में डाउट रहता है, फिर उसको बताती हूँ। डाउट ऐसे रहता है, जैसे मान लो आपने लिखा रहे हैं, हमने ये बहुवचन बनाया जैसे, तो यहाँ पे हमने रहे पे नहीं लगाया, यहाँ लगाया। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं जैसे रही हैं, तो यहाँ दोनों पे बिंदी आ गई। तो कभी कभी छात्र पूछते हैं कि यहाँ पे ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, तो इसमें दोनों पे क्यों नहीं आई है और इसमें दोनों पे क्यों आई है। तो ऐसे और भी सहायक क्रियाएं आपकी और भी रहेंगी, जितनी चाहे वो भूतकाल की हो चाहे वो भविष्यकाल की हो। तो अब मैं यहाँ पे रहा रही से आपको बाकी सारी क्रियाओं को भी समझाऊंगी, ठीक है, जो बाकी सहायक क्रियाएं आपकी उन सब में। तो यहाँ ऐसे समझो कि हम जब बात करेंगे, पॉइंट क्या कह रहा है
कि है का प्रयोग एकवचन में तथा हैं का प्रयोग बहुवचन में होता है, उसी प्रकार से रहा है रही है का प्रयोग एकवचन में तथा रहे हैं रही हैं का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हमारा जो डाउट है वो तो वहीं का वहीं है जस का तस, कि आखिर दो में क्यों आई है, यानी स्त्रीलिंग वाले में क्यों आया, पुल्लिंग वाले में क्यों नहीं आया। तो ऐसे समझो, जैसे ये सहायक क्रिया हमारी है, ये क्या है, इसका एकवचन रूप है। मैं आपसे कहती हूँ कि इसका बहुवचन बताइए, तो आप है का है बनाते हैं आगे, ठीक है। जब आप यहाँ लिखते हैं है, तो ये बताइए इस है में और इस है में कोई अंतर है, दोनों एक जैसा ही है, और हमें लेना है बहुवचन, ठीक है। तो जब हमें बहुवचन बनाना है तो कोई ना कोई हमें संकेत, कोई ना कोई ऐसा चिन्ह तो चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये एकवचन है कि बहुवचन, और दोनों एक जैसे, तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, बिंदी लगाते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये बहुवचन है, और जिसमें बिंदी नहीं है इससे पता चलता है कि ये एकवचन है, ठीक है। इसके बाद हमने पुल्लिंग संज्ञा के अंदर रहा लिखा। अब मैं आपसे कहती हूँ कि रहा का बहुवचन बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे, रहे, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसके एकवचन में और इसके बहुवचन में कोई अंतर है, अंतर नहीं दिख रहा, ये रहा है और वो रहे हैं, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि रहे क्या है तो आप बताएंगे बहुवचन, और रहा क्या है, एकवचन। अब स्त्रीलिंग रूप देखते हैं, स्त्रीलिंग रूप में हम लिखते हैं रही। अब इसका बहुवचन बनाना है हमें, तो इसका बहुवचन क्या होगा, रही। तो आप बताइए कि इसमें और इसमें कोई अंतर है, ऐसे ही लिखा जा रहा है, तो अंतर तो हमें करना पड़ेगा। अगर अंतर नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये बहुवचन है, तो अंतर किससे करेंगे, बिंदी से। तो यानी जब हमने बिंदी नहीं लगाई तो वो क्या हो गया, एकवचन, और जब हमने बिंदी लगा दी तो क्या हो गया, बहुवचन। तो इसी तरह से अब ये सहायक क्रिया रहा रही, इनके साथ है और लगाना है आपको, तो यहाँ पे आपने है लगा दिया, ये हो गया है लगा दिया, तो ये रहा है रही है एकवचन हो गए दोनों, और यहाँ पे इस है को लगाना है, ये बहुवचन वाला हिस्सा है और यहाँ पर है। तो आपको पता चला कि जो स्त्रीलिंग संज्ञा है उसकी दोनों सहायक क्रियाओं में बिंदी लगती है, क्योंकि उसकी जो एकवचन सहायक क्रिया है वो भी सेम टू सेम है, इसलिए उन दोनों में अंतर देने के लिए हमें दोनों में बिंदी लगानी पड़ती है। और लेकिन जो हमारी पुल्लिंग संज्ञा है उसमें एक तो चेंज हो ही जाती है, बस बात रह गई अगले है की, उसमें लग जाती है बिंदी। इसी तरह से बाकी और संज्ञाएं अब आप जैसे देखेंगे कैसे, हम अगर पुल्लिंग एकवचन भूतकाल की बात करें सहायक क्रिया की, तो क्या होता है, था। इस था का बहुवचन क्या होगा, थे, थी। था का क्या होगा, थे, तो ये हो गया एकवचन, वो हो गया बहुवचन, पुल्लिंग संज्ञा हो गई। अब यहाँ पे इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे थी, अब इसका बहुवचन बनाओगे तो फिर से थी आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, बिंदी का सहारा लेना पड़ेगा बहुवचन बनाने के लिए, तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे थी, ठीक है। इसी तरह से जैसे लिखते हैं जाता है, जाती है, जाते हैं। अब लिखते हैं आप ता, तो इसका बहुवचन बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, ते, और जब ये लिखेंगे ती और इसका बहुवचन बनाएंगे तो ती, अब फिर बिंदी लगानी पड़ेगी, जाती हैं, ठीक है। तो ता है, ती है, ते हैं, तो जो ती है लिख रहा है तो उसका बहुवचन बनाएंगे तो ती हैं। बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल लगेगी। देखो यहाँ पे मान लो अगर आपने कहा, आपने ऐसे लिखा, मिटा देती हूँ सारा, फिर से ऊपर लिखती हूँ, आपने लिखा जाता है, ये क्या है, एकवचन, ठीक है। इसका बहुवचन बनाइए, जाते हैं, तो बहुवचन बनाएंगे तो बिंदी तो लगानी पड़ेगी, है एक जैसा है उसको अलग करना पड़ेगा, जाता का जाते हो गया। अब इसी तरह से स्त्रीलिंग जाती है, अब इसका बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, जाती हैं। अब वाक्य बना लो, इसका ध्यान रखना, ये ऐसा पॉइंट है ये आपका, जितनी भी आपसे गलतियां होती हैं बिंदी वाली सारी इस एक पॉइंट में समाई हुई है। दिमाग लगाना है बस, दिमाग को चाचा चौधरी से तेज चलाना है, चलो तेज में चलाओ, बराबर चला लो या एक कदम पीछे चला लो, ठीक है। तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग करो, जैसे आप बोलेंगे भाई बाजार जाता है, ठीक है। अब इसका बहुवचन बनाएंगे, पिताजी बाजार जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप भाई से ही बनाए, ठीक है। तो भाई बाजार जाता है और पिताजी बाजार जाते हैं, बहुवचन बना रहे। दीदी बाजार जाती है लगेगा, जाती है लगेगा, दीदी पे, दीदी बड़ी है। अरे बहन बाजार जाती है, अब बहन में छोटी हो सकती है, ठीक है, लेकिन दीदी या माँ बाजार जाती हैं, तो जाती हैं। अगर ऐसा लिखने को आ जाए कि दीदी बाजार जाती हैं, तो दोनों पे बिंदी लगानी होगी। अब ये मत बोलना कि लेकिन मैम मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, दीदी कहाँ जा रही है, दीदी खा ले, दीदी पी ले, दीदी आ जा, ये बात अलग है कि आप ऐसे बोलते हो, या आपकी और आपकी दीदी की ट्रेनिंग है, दीदी ने आपकी पिटाई नहीं करी है, मेरी जैसी दीदी होती तो मारती पकड़ के कि पहले तो तुम मुझसे बोल। तो बात समझ में आ गई ना। तो